बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी शाहजादी राजपूत, सीनियर टेक्नो लैब इंचार्ज। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक प्रैक्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के लिए। प्रैक्टिकल नेम डिटर्मिनेशन ऑफ क्लॉटिंग टाइम बाय कैपिलरी ट्यूब्स मेथड। ठीक है, क्लॉटिंग टाइम जो प्रैक्टिकल आज हम परफॉर्म करेंगे किस मेथड के थ्रू करेंगे? कैपिलरी मेथड के थ्रू। ठीक है, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं क्लॉटिंग टाइम टेस्ट करने के, लेकिन आज जो हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे वीडियो में प्ले करूँगी मैं, लास्ट में बिल्कुल वीडियो आप लोगों को प्रोसीजर बताऊँगी पूरा। उससे पहले हम डिस्कस कर लेंगे कुछ इसकी थ्योरी के। व्हाट इज कोगुलेशन या क्लॉटिंग टेस्ट? कोगुलेशन की इस वर्ड्स की मीनिंग है क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है, खून का जम जाना, हम जिसे कोगुलेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 तरह की मैंने डेफिनेशन रख दी हैं। पहली जो डेफिनेशन है वो हमें ये बता रही है कि इस टेस्ट में हम पता करते हैं कि ब्लड के अंदर कितनी सलाहियत है जम जाने की और कितनी देर में वो जम रहा है। ठीक है, क्लॉटिंग टेस्ट में हम पता कर रहे हैं अपने खून के जम जाने की सलाहियत को। दूसरा, हम ये पता कर रहे हैं कि अगर हमने ब्लड जो है ट्यूब में ले लिया, अपने आउटसाइड ऑफ बॉडी जो है आपका ब्लड आया, इन विट्रो हम टेस्ट करेंगे उसे, तो हम देखेंगे एक ट्यूब के अंदर जो ब्लड है वो कितनी देर में क्लॉट हो रहा है, कितनी देर में जम रहा है। तीसरी डेफिनेशन यहाँ पे हमें ये बता रही है कि हम सबको पता है जो हमारा ब्लड है वो बिल्कुल लिक्विड है, पानी जैसा है। ठीक है, लिक्विड हम पानी को कहते हैं। तो हम इस टेस्ट में क्या देख रहे हैं कि हमारा जो पानी जैसा ब्लड है वो कितनी देर में गाढ़ा हो रहा है, सेमी सॉलिड एक मास अगर बना रहा है तो वो कितनी देर में बना रहा है। ये 3 तरह की डेफिनेशंस हैं अलग अलग। तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इस ब्लड कोगुलेशंस में किरदार अदा कर रहा है, काम कर रहा है इस पे। ठीक है, मैकेनिज्म क्या करता है? हमारी ब्लड को मेंटेन रखता है कि ज़्यादा जो हमारा खून न जम जाए हमारी वेसल्स के अंदर, या फिर ज़्यादा हम अगर कहीं कट लग जाता है तो ज़्यादा बह ना जाए। तो इस चीज़ पर जो है काम कर रहा है एक मैकेनिज्म जिसे हम कहते हैं हीमोस्टेटिस। ठीक, हमारे वेसल्स के अंदर ज़्यादा ब्लड जम ना जाए कहीं, उसे भी कंट्रोल में रखता है हीमोस्टेटिस मैकेनिज्म। ठीक है, आप लोगों को अगर पूछना हो इसकी डिटेल तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं इस पर एक अलग से लेक्चर बना दूंगी, लेकिन फ़िलहाल हमें यहाँ पे ओवरव्यू लेना है हीमोस्टेटिस के बारे में। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लें आप डायग्राम में। ठीक है, ओवरव्यू दे देती हूँ मैं जल्दी से यहाँ पे, फिर हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं कि ये हीमोस्टेटिस है। ये जो मैकेनिज्म है आज अभी मैं यहाँ पे बताऊंगी, हीमोस्टेटिस मैकेनिज्म बताऊंगी कि अगर आपकी स्किन पे कोई कट लग जाता है तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं कट जाते हैं, जिसकी वजह से आपका खून जो है बहना स्टार्ट हो जाता है। तो उस खून के बहने को कैसे रोकता है जिसम, उस पर हम अभी ओवरव्यू ले लेते हैं कि सबसे पहले अगर कट लगा है तो स्टेप 1 में क्या होगा? वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएंगी। स्टेप 2 में क्या होगा कि हमारे ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं वो जल्दी से आएंगे और यहाँ पे जमा हो जाएंगे ताकि ब्लड लॉस ना हो जाए ज़्यादा। फिर ये जो प्लेटलेट्स हैं अभी सिर्फ आके जमा ही हुए हैं, हमें भी ऐसा भी हो सकता है कि फ्लो ज़्यादा आ जाए ब्लड का, और क्या करें, ये जो प्लेटलेट्स यहाँ जमा हुए हैं बह के आगे भी कहीं जा सकते हैं बॉडी के अंदर, तो फिर से आपकी ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो सकती है। इसी वजह से जो है अब इस चीज़ को पक्का या इंटरलिंक या स्टिक ग्लू की तरह स्ट्रॉन्ग करना आपस में प्लेटलेट्स को, उस पर कौन काम करेगा? सेकेंडरी हीमोस्टेटिस। ठीक है, सेकेंडरी हीमोस्टेटिस में क्या होगा कि फाइब्रिनोजिन जो है हमारी प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन है, वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होती है। फिर एक फाइब्रिन किसे कह रहे हैं? धागे को। धागा आया और उस धागे ने आपस में इनको सील कर दिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लग बन चुका है, अब क्लॉट फॉर्मेशन हो गई है। पहले प्लेटलेट प्लग बना, प्लेटलेट जमा हुए, फिर उसके बाद बिल्कुल जमा दिया है, उस जगह को सील कर दिया है। किसने? सेकेंडरी हीमोस्टेटिस में, स्टेप 3 में। तो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो गई। अब ये जो भी फॉर्मेशन या जो भी चीज़ें काम कर रही हैं यहाँ पे वहाँ पे
जो है पाथवेज भी 2 काम करते हैं, रिसेप्टर भी काम करते हैं, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन भी, प्लेटलेट्स भी आगे हैं, यहाँ पे उन्होंने काम किया है। हमारा जो फ्लूइड है ब्लड के अंदर वो भी काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें मिलके एक क्लॉट फॉर्मेशन बना रही हैं। ठीक है, ये डिटेल में हीमोस्टेटिस अगर आप लोगों को समझनी है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, वरना आप खुद से भी सेल्फ स्टडी कर लें। हीमोस्टेटिस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और इस हीमोस्टेटिस में कुछ पाथवेज होते हैं और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं यहाँ पे। तो उन क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। हमारा क्या पर्पज़ है कि हम क्यों कोगुलेशन टेस्ट करवा रहे हैं, हमें पता करना होता है। डॉक्टर है, आप पेशेंट हो, आप गए हो डॉक्टर के पास, अगर डॉक्टर आपको देता है कि जाएं आप अपना कोगुलेशन टेस्ट करवा के आएँ, तो उसका क्या मकसद होता है, उसे पता करनी होती हैं कुछ डिसऑर्डर्स कि कहीं उस पेशेंट को वो क्लॉटिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, या तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, मीन ब्लड ज़्यादा लॉस हो रहा हो, उसका इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो पेशेंट की, या फिर कहीं अटैक आया हो, या फिर पैरालाइज हुआ हो। तो वो पता करते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है उस पेशेंट के ब्लड के अंदर के उसे ये सब कंडीशंस उसमें जो है पाई जा रही हैं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, कोगुलेशन टेस्ट। ठीक है, डॉक्टर को शक होता है तो वो कहता है जाके आप अपना टेस्ट करवाएं। वो कौन सी डिजीज़ होती हैं, लिवर डिजीज़, थ्रोम्बोफिलिया। ठीक है, मीन आपके ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स अगर बन जाते हैं। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, थ्रोम्बोफिलिया, थ्रोम्बो मीन प्लेटलेट, फिलिया मीन ज़्यादा। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का क्या काम है, खून के जमने में जो है हेल्प करता है। अगर ज़्यादा क्लॉटिंग हो रही है आपके खून के अंदर तो इसका मतलब है आपको थ्रोम्बोफिलिया डिसऑर्डर भी हो सकती है, या तो अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, ज़रा से कट से आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, प्रोलॉन्ग हो रही है, तो इसका मतलब है आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी हो सकती है, जिसे हम हीमोफिलिया कहते हैं। मीन आपके ब्लड के अंदर जो है इनएबिलिटी है क्लॉट फॉर्मेशन की, नॉर्मली जो है क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो रही। तो इसी तरह के जो टेस्ट स्क्रीन करने के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सो कोगुलेशन टेस्ट की कुछ जो है टाइप्स हैं। ओके, कि हम ये जो डिजीज़ पता कर रहे हैं पीछे, हीमोफिलिया या लिवर डिजीज, थ्रोम्बोफिलिया, ये किन किन टेस्ट से हम पता कर सकते हैं। लेबोरेटरी के टेस्ट हैं ये। यहाँ पर CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, अगर हम कहते हैं पेशेंट को जाके अपना चेक करवा के आए, CBC ये एक रूटीन टेस्ट होता है। ठीक है, ब्लड की पूरी पिक्चर इसमें आ जाती है। तो ऐसी बात है, अगर ब्लड की पूरी पिक्चर आपको पता चल रही है तो प्लेटलेट्स भी ब्लड के अंदर हैं, तो प्लेटलेट्स की जो काउंट होंगी वो चेक की जा सकती हैं इस टेस्ट के थ्रू कि क्या वो नॉर्मल हैं आपके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स या नहीं। तो दूसरा जो है, यहाँ पे फैक्टर्स में बात कर रही थी पीछे, जो हीमोस्टेटिस में काम कर रहे हैं, खून के जम जाने में काम कर रहे हैं। ठीक है, फैक्टर्स का भी टेस्ट होता है, फैक्टर 5 ऐसे बोलते हैं उसे। ठीक है, लेबोरेटरी में ये टेस्ट भी करवाया जा सकता है पता करने के लिए कि डिसऑर्डर्स तो नहीं है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर या ब्लीडिंग डिसऑर्डर। कोगुलेशन टेस्ट हैं सब के सब। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम PT और PTINR। ठीक है, प्लेटलेट काउंट। ठीक है, थ्रोम्बिन टाइम और ब्लीडिंग टाइम प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब आता है हमारा आज का प्रैक्टिकल, क्लॉटिंग कोगुलेशन टाइम। ठीक है, टाइमिंग हम चेक कर रहे हैं इन टेस्ट में। पिछले लेक्चर में हमने ब्लीडिंग कितनी देर तक हो रही थी वो टेस्ट किया था। ब्लीडिंग टाइम प्रैक्टिकल में यहाँ पे हम देखेंगे जो क्लॉट फॉर्मेशन है वो कितनी देर में है। इन विट्रो देखेंगे, मीन आपकी बॉडी से अगर जो बाहर ले लिया है हमने ब्लड या फिर हम एक ट्यूब में अपना ब्लड ले रहे हैं तो वो कितनी देर में वहाँ पे जमेगा। हम उस वेट करेंगे, खून के जम जाने तक का वेट करेंगे और देखेंगे कि कितनी देर में वो ब्लड जम रहा है। क्लॉटिंग टाइम हम उसको चेक करेंगे इन विट्रो मीन आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, आज का जो प्रैक्टिकल है हम किस मेथड के थ्रू करेंगे, परफॉर्म कैपिलरी मेथड के थ्रू, जिसकी रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे
सबसे पहले ग्लव्स होने चाहिए हमारे पास, इन्हें कहते हैं ग्लव्स। अल्कोहल स्वाब होनी चाहिए, अल्कोहल स्वाब। उसके बाद लैंसेट होना चाहिए, ये रहा लैंसेट, ठीक है। इस मेथड के थ्रू हम करेंगे परफॉर्म। कैपिलरी ट्यूब्स होनी चाहिए, स्टॉप वॉच होनी चाहिए हमारे पास। ये सब थे हमारी रिक्वायरमेंट जिनसे हम आज का प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। इन रिक्वायरमेंट्स को मैं वीडियो में भी प्ले कर देती हूँ, अभी आप लोग देख लें। उसके बाद हम चलेंगे प्रोसीजर की तरफ। पहले रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स: ग्लव्स, कैपिलरी ट्यूब्स, अल्कोहल स्वाब, प्रिकिंग नीडल, लैंसेट नीडल, स्टॉप वॉच। सबसे पहले हमें ग्लव्स पहनने हैं, उसके बाद हमें जो है अपनी फिंगर को इस अल्कोहल स्वाब से स्टरलाइज करना है, क्लीन करना है, ड्राई होने तक वेट करना है। उसके बाद हमने इस प्रिकिंग नीडल को यहाँ से ओपन करने के बाद अपनी फिंगर को प्रेस कर दें। हमने प्रिक कर ली नीडल और ब्लड ड्रॉप आना स्टार्ट हो गया है आपकी फिंगर में। तो हमें क्या करना है, इस कैपिलरी ट्यूब को उस ब्लड ड्रॉप पर फिंगर टिप पर हमने यूँ रखना है और इस पूरी कैपिलरी ट्यूब को फिल कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका ब्लड ड्रॉप है, फिंगर पर ही रखना है जहाँ आपने पंक्चर किया है। पूरी कैपिलरी को फिल कर दिया है ब्लड से। तो हमने इससे बॉडी टेम्परेचर देना है 37 टेम्परेचर होगा डिग्री सेल्सियस। इस कैपिलरी ट्यूब को फिर हमने ब्रेक करना है। ब्रेक करते करते हमने चेक करना है कि हमें एक धागे की शक्ल नज़र आएगी जो हम ओके, तो रिक्वायरमेंट्स आपने देख ली। अब हम आ रहे हैं प्रोसीजर की तरफ। यहाँ पे वर्क रिटिन में भी लिख दिया है प्रोसीजर। आगे परफॉर्म करके भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि कैसे हम क्लॉटिंग टाइम बाय कैपिलरी मेथड परफॉर्म करेंगे। बहुत ही आसान से तरीके से मैं आप लोगों को बता दूंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर की तरफ हम चलते हैं। प्रोसीजर: क्लीन द टिप ऑफ ए फिंगर विथ स्पिरिट, पंक्चर इट अप टू 3 mm deep with disposable needle, start the stopwatch, fill 2 capillary tube with free flowing blood from the puncture after whipping the first strip of blood, keep these tubes at body temperature. After 2 minutes, start breaking the capillary tubes at 1 cm distance to see whether a thin fibrine strand is formed between the 2 broken ends. Stop the watch and calculate the time from average of the 2 capillary tubes. कुछ समझ में आया? नहीं आया? इट्स ओके। ये था प्रोसीजर रूटीन में, लेकिन आगे मैं पूरी वीडियो आप लोगों को प्ले करके दिखा देती हूँ कि कैसे हम क्लॉटिंग टेस्ट करेंगे। ठीक है, क्लॉटिंग टाइम टेस्ट करेंगे किस मेथड से? कैपिलरी मेथड से। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग मिक्स ना कर दें ब्लीडिंग टाइम्स के मेथड को और क्लॉटिंग टाइम के मेथड को। जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था ब्लीडिंग टाइम ड्यूक्स मेथड के थ्रू किया था, यहाँ पे हम जो क्लॉटिंग टेस्ट कर रहे हैं वो बाय कैपिलरी मेथड, ठीक है। ये बाय में जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है डियर स्टूडेंट्स, ओके। और अब देख लेते हैं हम प्रोसीजर की वीडियो। तो अब हम चलते हैं प्रोसीजर की तरफ के। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरह जो है हम ये क्लॉटिंग टेस्ट करेंगे, किस मेथड के थ्रू, कैपिलरी मेथड के थ्रू। तो इस मेथड के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए था, मैंने रिक्वायरमेंट में आप लोगों को बताया है ग्लव्स। क्योंकि ग्लव्स यहाँ पे हमें क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमने खुद को सेफ रखना है। ब्लड जब हम लेते हैं किसी भी पेशेंट का, ठीक है, तो ये लेबोरेटरीज का रूल है कि ग्लव्स आप पहने ज़रूर। और याद रखें, कहीं भी किसी भी लेबोरेटरी में अगर आप ब्लड से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, ब्लड पर काम कर रहे हैं, तो ग्लव्स आपको पहनने लाजमी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमने पहने ग्लव्स। परफॉर्म करने जा रहे हैं हम क्लॉटिंग टाइम, ठीक है। किस मेथड के थ्रू? कैपिलरी मेथड के थ्रू।
तो जी यहाँ पे ग्लव्स पहन लिए, उसके बाद हमने सब चीज़ें अपनी तैयार रख ली। ठीक है, चेक कर लिया, हर चीज़ आपको अपने ही सब्जेक्ट के बिल्कुल पास रखनी है। स्टॉप वॉच भी आपकी यहाँ पे होगी, लैंसेट भी होगा, कैपलरी भी हमने इस तरह रख दी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अल्कोहल स्वाब का जो है कॉटन लेंगे। जो अल्कोहल स्वाब हमारे पास है उससे हम पेशेंट की फिंगर, मिडिल फिंगर है ये, इसको थोड़ा नीचे करके यहाँ पे प्रेस करेंगे पहले, ताकि प्रेशर ज़्यादा आ जाए ब्लड का, यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा आ जाए, जिसकी वजह से हम ज़्यादा ड्रॉप जो है जब पंक्चर करेंगे ब्लड ज़्यादा निकलेगा। तो आपने वेट करना है ड्राई होने तक। अल्कोहल से ड्राई कर लिया फिंगर को। ठीक है, लैंसेट ले रहे हैं हम यहाँ पे। डिफरेंट टाइप्स की लैंसेट होती है लेबोरेटरीज के अंदर। लैंसेट का मतलब है एक छोटी सी शार्प नीडल, ताकि वो पंक्चर कर ले हम उससे अपने फिंगर को आराम से, और ब्लड जो है आपका आउट हो जाए। ब्लड आ रहा है, आप इस जो है प्रोसीजर में अपना जो फर्स्ट ड्रॉप होता है उसे डिस्कार्ड करते हैं। देखें इसने पीछे क्या किया है, फर्स्ट ड्रॉप को कॉटन से साफ कर दिया है। इसमें आपने जो है फर्स्ट ड्रॉप को डिस्कार्ड करना होता है। और ये ले ली है कैपिलरी यहाँ पे। ठीक है, अब आप इस वाले मेथड में क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं अपने फिंगर को, जबकि ब्लीडिंग टाइम टेस्ट में फिंगर को प्रेस नहीं करना होता। यहाँ पे आप प्रेस करके जितना जरूरत है ब्लड की आप ले सकते हैं। कैपिलरी सक्कर मेथड के थ्रू जो है इस तरह ब्लड सैंपल लेते जाएंगे हम पूरी कैपिलरी के अंदर। फिल कर देना है पूरा जो है कैपिलरी को। ठीक है, हो गया। यहाँ पे ख्याल रखना है कि कैपिलरी के अंदर कोई बबल ना आए। फिल करने के फौरन बाद स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देनी है, और 30 सेकंड के बाद जो है आपको ये कैपिलरी ब्रेक करके चेक करना है कि इसमें कोई जेल तो नहीं बनी या थ्रेड तो नहीं बना। तो यहाँ पे पहले तो आपने पेशेंट को कॉटन स्वाब से मुतमईन कर देना है कि अब ब्लड जो है जम जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ये कैपिलरी ट्यूब्स में हमने ब्लड ले लिया है। जैसे जैसे हम अपनी कैपिलरी ब्रेक करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे आया आपका जो ब्लड था वो लिक्विड ही है या जेल फॉर्मेशन हो गई है। इस तरह का आपको छोटा सा थ्रेड नजर आएगा, तो ये है आपका क्लॉटिंग टाइम। आपको साथ साथ वॉच पर भी नजर रखनी है, सेकंड्स भी नोट करते जाना है, मिनट्स को भी नोट करते जाना है। 1 मिनट तक भी ये आपका क्लॉटिंग टाइम आ सकता है। तो आपको जो कैपिलरी ब्रेक करनी है वो यहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर के गैप से आपको जो है ये ब्रेक करते जाना है। ठीक है, डायरेक्ट सेंटर से नहीं करना। यहाँ पे बस जो है आपने फाइब्रिन जो आएगा नज़र आपको इस तरह आएगा, थ्रेड नज़र आएगा। तो यहाँ पे जस्ट देख लें कि इस तरह का जो जैसे ही आपको एक थ्रेड नज़र आएगा वो है आपका क्लॉटिंग टाइम। आपने फ़ौरन से स्टॉप वॉच पे नज़र डालनी है और नोट कर लेना है, अपने रिजल्ट में कमेंट दे देना है प्रैक्टिकल पर कि ये है हमारा क्लॉटिंग टाइम। ठीक है, माय क्लॉटिंग टाइम इज़ 5 मिनट 4 मिनट। स्टूडेंट्स के लिए जो है उनके प्रैक्टिकल में रिजल्ट जो लिखना होता है वो इस तरह लिखना होता है। तो जी ये जो हम ब्रेक करेंगे कैपिलरी, हमें ख्याल रखना है जैसे ही फिल करेंगे हमें पहला जो है प्रिकॉशन यहाँ पे क्या है, एहतियात क्या है कि बबल्स नहीं आने चाहिए। आपके जो है कैपिलरी में पहला ड्रॉप आप डिस्कार्ड करना है, और दूसरा बहुत आहिस्ता से आपको ये ब्रेक करनी है कैपिलरी। अगर आप ज़्यादा यहाँ पे अचानक से झटका दे देंगे तो इसका मतलब है कि थ्रेड टूट जाएगा आपका, आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे सेमी सॉलिड ब्लड भी हुआ था। तो बिल्कुल आहिस्ता से ब्रेक करते जाना है और चेक करते जाना है। ये पूरी ट्रिक जैसे ही जब आप परफॉर्म करेंगे लेबोरेटरीज के अंदर तो
आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह नाजुक सी ये कैपिलरी है और किस तरह इन्हें आस्था से ब्रेक करना होता है। तो मेरे स्टूडेंट जो हैं उनको तो पता है कि किस तरह ये करवाती हूँ मैं उन्हें, प्रैक्टिकल आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक करवाती हूँ केयरफुली। तो जी ये था हमारा पूरा प्रोसीजर। अब हम चलते हैं नॉर्मल वैल्यूज की तरफ। खून के जमने में 8 मिनट भी लग सकते हैं, 2 से 8 मिनट, ठीक है, 2 to 8 मिनट्स बाय कैपिलरी ट्यूब मेथड। नॉर्मल वैल्यू है ये, ठीक है। बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि ये भी वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है। अब एबनॉर्मल रिजल्ट अगर आ जाता है तो क्या इंडिकेट करता है, कौन सी डिसऑर्डर लिया है आपने ट्यूब के अंदर, 2 मिनट से भी पहले 1 सेकेंड के अंदर अंदर जो है क्लॉट हो गया, तो समझ लें यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो क्या गड़बड़ हो सकती है, यहाँ तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, आर्टरियल थ्रोम्बोसिस, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, फैक्टर वी, प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन, प्रोटीन सी डेफिशिएंसी हो सकती है, प्रोटीन एस डेफिशिएंसी होती है, और 83 डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो अगर आपका ब्लड जल्दी से जो है जम गया, जैसे इन विट्रो आपने किसी ट्यूब में लिया फौरन से वो जम गया है, तो वो साइन है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। और अगर बहुत टाइम लिए हुए हो गया है, आपने ट्यूब में ब्लड सैंपल लिया है या कैपिलरी में लिया है, तो बहुत टाइम हो गया, 8 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन वो अब तक वैसे ही है जैसा था, लिक्विड ही है, सेमी सॉलिड नहीं हुआ, ना ही उसमें जेल फॉर्मेशन हुई है, ना क्लॉट फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, ज़रा सा भी वो नहीं जमा है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई परेशानी है यहाँ पर भी। तो वो कौन सी परेशानी हो सकती है, कौन सी डिसऑर्डर्स हो सकती हैं, या तो हीमोफीलिया, या तो वॉन विली ब्रांड डिजीज, यहाँ तो अदर क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी, ठीक है, कोई भी क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी यहाँ पे इंडिकेट्स कर रही है। लिवर डिजीज भी हो सकती है। जो भी चीज़ें हीमोस्टेसिस में काम कर रही हैं उनकी एब्सेंस की वजह से या उनकी डिसफंक्शन की वजह से आपकी जो क्लॉटिंग टाइमिंग है वो प्रोलॉन्ग हो सकती है। तो इस टेस्ट की जो डिसएडवांटेजेस हैं कि मेथड इज इनसेंसिटिव, मेथड इज अनरिलायबल, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं, इट कैन बी परफॉर्म व्हेन वीनस ब्लड कैन नॉट बी ऑब्टेन, ओके। ये एडवांटेजेस हैं हमें कि कैपिलरी ट्यूब से हम तब परफॉर्म कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर जब हमारा ब्लड किसी वेन से हम सिरिंज के अंदर डाल रहे हैं या लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमें कभी कभी ऐसा होता है वेन्स नज़र नहीं आती, जब कोई ब्लड निकाल रहा होता है किसी वेन से, ठीक है, तो नज़र नहीं आ रही होती, विजिबल नहीं होती, या आ भी जाती हैं तो वहाँ से ब्लड नहीं आ रहा, तो हमारे लिए ये फ़ायदा होता है। यहाँ पे एडवांटेजेस इस टेस्ट की ये है कि हम ज़रा सा कहीं से भी पंक्चर करने के बाद स्किन को हम ये वाला मेथड परफॉर्म कर सकते हैं। ये लेबोरेटरीज में जो है एडवांटेजेस फॉलो की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं हम फिर से स्टूडेंट्स के हवाले की कि इस प्रैक्टिकल में कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं उनसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा आप लोग गौर कर लें कि जो है व्हाट इज़ क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम क्या है, मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम पता कर रहे हैं कि आपका जो ब्लड है लिक्विड वो सेमी सॉलिड अगर कन्वर्ट हो रहा है एक जेल फॉर्मेशन में तो वो कितना टाइम ले रहा है, इस टाइमिंग को हम टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर स्टार्ट में मैंने बताया है हीमोस्टेटिस। जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप लोगों से पूछा जा सकता है वाइवा के अंदर कि आप हीमोस्टेसिस के जो स्टेजेस हैं या स्टेप्स हैं वो बताएं कि किन स्टेजेस से स्टेप से गुजरने के बाद जो है आपका ब्लड क्लॉट होता है। तो आप आराम से आंसर दे दीजिएगा वहाँ पे कि वेजो कंस्ट्रक्शन होती है पहले स्टार्ट में जब कट लगता है फ़ौरन से, और दूसरा जो होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होती है, थर्ड वन जो है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस पूरा मतलब एक लॉन्ग यहाँ पे काम होगा, मैकेनिज्म ज़्यादा लंबा हो जाएगा, डीप में हो जाएगा, जिसमें जो है कुछ फैक्टर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर 12 फैक्टर होते हैं, इनके नाम से आपको पता होने चाहिए। और
वहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या होगा, क्लॉट फॉर्मेशन होगी। ये क्लॉट फॉर्मेशन कैसे होगी, आखिरी स्टेप में के बहुत सारे यहाँ पे सब्सटेंसेस मिलके काम करेंगे, फैक्टर्स मिलेंगे, प्रोटीन आएगी, तब जाके ये लास्ट वाला स्टेज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू क्या है, 2 to 8 मिनट। अगर 2 से पहले आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है, 2 मिनट से पहले आपका फौरन से इन विट्रो मीन आउटसाइड ऑफ द बॉडी फौरन से आपका ब्लड जो है क्लॉट हो गया विद इन सेकेंड्स, तो इसका मतलब है क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स नहीं। ठीक है, अगर आपका ब्लड क्लॉट ही नहीं हो रहा, 20 मिनट्स हो गए, इवन 8 मिनट्स नॉर्मल है लेकिन 20 मिनट्स हो गए क्लॉट नहीं हुआ, 30 मिनट्स, हाफ आवर हो गया, 1 आवर हो गया, लेकिन वो ब्लड जो आपने बॉडी से, किसी की बॉडी से लिया था कैपिलरीज के अंदर, वो सेम अभी तक मीन लिक्विड फॉर्म में है, सेमी सॉलिड नहीं बना, जेल नहीं बनी, इसका मतलब होता है क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। तो नॉर्मल वैल्यू इसलिए यहाँ पे मैटर रख रही है कि 2 to 8 मिनट्स आपको याद होनी चाहिए। विच आर द क्लिनिकल कंडीशन इन विच क्लॉटिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग, हीमोफीलिया। ठीक है, यहाँ पे हीमोफीलिया हो सकता है, वॉन विली ब्रांड्स जो है फैक्टर्स है, एक एब्सेंस होता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग टाइम नहीं प्रोलॉन्ग हो जाती है, क्लॉटिंग टाइम, ठीक है, ब्लीडिंग होती रहती है। तो ये थे क्वेश्चन आपके इस प्रैक्टिकल के हवाले से, इनके आंसर भी दे दिए हैं मैंने, इस लेक्चर से देख के बना लेना आंसर, क्वेश्चन आंसर। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगी, नेक्स्ट प्रैक्टिकल होगा एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये मेरा ब्लड जो ESR हम चेक करते हैं फेवरेट है, तो बहुत मज़े का प्रैक्टिकल है ये, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तो इसको, इस वीडियो से अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड लक।